आप लोगों ने पिछली क्लास में सिंपल यूनिट सेल के लिए संकुलन दक्षता और संकुलन प्रभाज की कैलकुलेशन कर ली थी। तो आज की क्लास हम बढ़ाते हैं आगे, बीसीसी और एफसीसी की संकुलन दक्षता की कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए बी पार्ट है, बीसीसी इकाई सेल, बीसीसी इकाई सेल, इसी को हम तंत्र भी कहते हैं। तो तंत्र की संकुलन दक्षता, पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं इसको। और ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में निकालने को आ सकती है एज ए क्वेश्चन, सवाल की तरह। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि यूनिट सेल को ही बना लेते हैं। क्या होता है, यूनिट सेल बना लेने पर हमको एक आधार मिल जाता है और अपने एक्सप्लेनेशन को बेहतर रूप भी हम दे सकते हैं इस प्रकार से। तो बनाते हैं। सबसे पहले घन बनाना होता है इसमें हमको, ये कई बार बना चुके हैं, आप लोगों को अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी इसको बनाने की। और अब घन के कंप्लीट हो जाने के बाद देखिए हमें कौन सी यूनिट सेल बनानी थी, बीसीसी। तो बीसीसी में क्या होगा, कण कोनों के अतिरिक्त अंतः केंद्र पर भी रहता है। कोने पर रख दिए और इसके बाद एक कण हमको रखना पड़ेगा अंतः केंद्र पर। तो अंतः केंद्र आप लोग जानते हैं, विकर्ण, घन के विकर्ण का जो मध्य बिंदु होगा। और ये कैसे निकालते हैं आप लोग समझ पा रहे हैं, इसको कई बार निकाल चुके हैं। एक कण यहाँ पर रहेगा, तो ये घन है, तो घनाकार आकृति के लिए कोर की लंबाई यानी घन की भुजा हो जाएगी a, और कण की त्रिज्या यहाँ मैं लिखता हूँ, बीसीसी में घटक कण की त्रिज्या, घटक कण की त्रिज्या ये r, इसका मान होता है, आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया गया था कि बीसीसी के लिए r का मान होता है √3a/4। और घटक कण का आयतन, घटक कण का आयतन, घटक कण गोलीय आकृति का होता है, तो ये तो हमेशा पहले की तरह 4/3 πr³ होगा। यहाँ पर r की वैल्यू हम इतनी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ न रखकर बिल्कुल लास्ट में रखेंगे जहाँ पर हमको उसकी आवश्यकता होगी। और बीसीसी में प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या, जिसको हम Z लिखते हैं, रैंक ऑफ यूनिट सेल भी कहा जाता है, वो होती है 2। अब हम निकाल लेते हैं संकुलन प्रभाज। तो संकुलन प्रभाज होगा बीसीसी में प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या, कणों की संख्या और गुणा
एक कण का आयतन, एक कण का आयतन, और भाग किसका करते थे हम, घनीय इकाई सेल का आयतन, घनीय इकाई सेल का आयतन। जो कि क्या होता था, ए क्यूब। क्यों? क्योंकि घन की एक भुजा ए, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ए हो जाएंगी, गुणा करेंगे तो ए क्यूब हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए जरा, बीसीसी में प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या हो गई 2 गुणा एक कण का आयतन ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब बटे इकाई सेल का आयतन हो गया ए क्यूब। अब हम क्या करते हैं, पिछले वाले में आपको ध्यान होगा हमने ए का मान रखा था, यहाँ पर भी ए का मान रख सकते हैं, लेकिन हम आर का मान भी रख सकते हैं। तो इस बात को अप्लाई करते हैं, आर की वैल्यू ये रख देते हैं √3a/4। तो ध्यान दीजिए 2 गुणा ये 4/3 अलग लिख लेते हैं, 4/3 गुणा पाई। अब देखिए आर का मान कितना रखना है हमको, √3a/4। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ अलग से, आर बराबर √3a/4। जब इसका हम क्यूब करेंगे तो देखिए √3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3√3, सीधा लिख देते हैं 3√3। ए का क्या हो जाएगा, ए क्यूब, और बटे में आएगा 4, तो 4 का क्यूब, 4 का 3 बार गुणा कर लेते हैं, 4 गुणा 4 गुणा 4। और देखिए भाग किसका था यहाँ पर, ए क्यूब का, तो बटे में इसी 4 के बगल में लिख देते हैं ए क्यूब। तो ध्यान दीजिए ये 3 से 1 3 कैंसिल हो गया, 4 से 1 4 कैंसिल हो गया, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया। तो हमको यहाँ मिलेगा, देखिए ऊपर है 2 इंटू पाई इंटू, अब देखो इधर √3 रह गया, √3। एक काम और करते हैं, ये 2 को यहाँ कैंसिल कर लेते हैं, 2 ये 4 काटेगा 2 बार, तो सीधा 8 लिख देंगे, 4 दूना 8। इस 2 को यहाँ ख़त्म करके हम सीधा 8 कर लेते हैं। तो हमको मिला पाई √3/8। अब इनकी वैल्यू रख के जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, पाई का मान 3.14, √3 का मान होता है 1.732, और 8 बटे में करेंगे, कैलकुलेट करने पर ये हमको मिलता है 0.68। और यदि इसमें हम 100 का गुणा कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा संकुलन दक्षता का मान। इस तरफ लिख देता हूं मैं, संकुलन दक्षता, संकुलन दक्षता बराबर होगा संकुलन गुणांक इंटू 100। तो 0.68 गुणा 100, 68% हमको प्राप्त होगा। तो ध्यान दीजिए बीसीसी में संकुलन दक्षता हो जाएगी 68%। अब एक बात और समझ सकते हैं हम कि बीसीसी पैकिंग में 68% भाग कणों के द्वारा घेर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। तो 100 में से यदि हम इसको घटा दें तो हमको मालूम चल जाएगा कि बीसीसी पैकिंग में कितना खाली स्थान हमको शेष बचता है। तो वो बात भी हम पता कर सकते हैं। बीसीसी में रिक्त को कहते हैं वाइड, VOIDS, वाइड्स। ये होगा 100 में से घटा देंगे 68, तो हमको प्राप्त होगा 32%। तो किसी भी यूनिट सेल में संकुलन दक्षता कितनी होगी और कितना स्थान रिक्त बचेगा उसको हम समझ सकते हैं, 100 से घटाकर वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे
और अंतिम यूनिट सेल के लिए। तो ऐसा करते हैं कि इसी में थोड़ा सा करेक्शन करते हुए पढ़ते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा, और इसी प्रक्रिया को दोहराकर हम रिवीजन भी कर सकते हैं और समझ पाएंगे कि ये बिल्कुल भी आसान है। थोड़ा सा मैथमेटिकल ज़रूर है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़रूर इनमें होती है, लेकिन उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो देखिए तीसरा वाला पार्ट होगा सी, वो क्या होता है, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या तंत्र। उसकी संकुलन दक्षता जब हम निकालेंगे तो ध्यान दें डायग्राम थोड़ा बदल जाएगा। क्या होगा उसमें, ये सब हटाने पड़ेंगे हमें अंतः केंद्र वाले, और डायग्राम हर बार आप बनाएं। बनाने से क्या होगा, प्रैक्टिस आपको बेहतर हो जाएगी, और एग्ज़ाम में तो लिखना ही है ना। इस वजह से जितने बार आप इन डायग्राम को बनाएंगे उतना ही बेहतर प्रैक्टिस आपको होगी। तो देखिए फलक केंद्रित में क्या होता है, कोनों के अतिरिक्त कण होते हैं अंतः केंद्र पर। तो एक ऊपर, ठीक इसके नीचे एक, ये कटी हुई लाइन के द्वारा हम ठीक नीचे है ऐसा इंडिकेट भी कर सकते हैं। एक यहाँ हो जाएगा और इसके ठीक सामने अपोजिट फलक पर एक कण ये हो जाएगा। और आगे और पीछे के बनाने के लिए हम क्या करते थे, ये कटी हुई लाइन डाल देंगे, एक कण पीछे वाले फलक पर और एक आगे वाले पर। कहने का मतलब अगर बोर्ड में आप देखें तो एक मेरे साइड हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा इस बोर्ड के पीछे की तरफ। तो इस प्रकार से 6 कण होते हैं। ये फलक केंद्रित यूनिट सेल है जिसको आप लोग कई बार बना चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर भी घन है तो भुजा ए ही रहेगी, कोर की लंबाई ए ही रहेगी। इसको हम कोर की लंबाई लिख सकते हैं, कोर की लंबाई बराबर ए। तो आयतन भी चाहें तो आप फिर से लिख लें एक बार, ए क्यूब। ठीक, अब देखिए FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में घटक कण की त्रिज्या r किसके बराबर हुआ करती थी, √2a/4, √2a/4 के बराबर हुआ करती थी। घटक कण का आयतन वैसे ही रहेगा। अंतर होता है किस में, FCC में प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या, Z की वैल्यू यहाँ हो जाएगी अब 4। संकुलन प्रभाज का फॉर्मूला पहले की तरह सेम ही रहेगा। तो संकुलन प्रभाज के इस फॉर्मूले में हम जब वैल्यू रखेंगे तो देखिए प्रति इकाई सेल में यहाँ करना पड़ेगा हमको FCC। तो ये Z की वैल्यू हो जाएगी अब 4। ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब ये आयतन होता है, बटे a क्यूब यहाँ तक जो कहते हैं। अब इसके बाद हमको थोड़ा सा ये इरेज करना पड़ेगा। बस यही कैलकुलेशन है जो थोड़ा सा अलग होने जा रही है। क्यों अलग होने जा रही है, क्योंकि इसमें Z की वैल्यू में परिवर्तन है और R के मान में। R किस के बराबर है, √2a/4 के बराबर है। तो जब हम इसका क्यूब करेंगे तो ध्यान दीजिए ज़रा, यहाँ 4 गुणा 4/3 अलग लिख लेते हैं इसको, और पाई रहेगा। अब R का क्यूब करेंगे, देखिए इसका क्यूब √2 का क्यूब करेंगे तो हमको मिलेगा 2√2, और A का क्यूब करेंगे तो मिलेगा A क्यूब, बटे में 4 है तो ये 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का 3 बार गुणा करा लेंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4। अब देखिए सब कुछ हो गया, केवल यहाँ A रह गया A क्यूब, तो उसको लिख लेते हैं अलग से बटे में A क्यूब। देखिए कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल होने जा रही हैं यहाँ पर, 1 4, ये 1 4 कैंसिल हो जाएगा, दूसरे 4 से ये वाला 4 कैंसिल। अब इस 2 से ये 4 कैंसिल होगा, 2 बार कटेगा। A क्यूब से ये A क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए क्या हमको मिला, यहाँ मिला हमको 3 दूना 6 बटे में, और ऊपर मिला
π/√2, π/√2 इनकी वैल्यू रख लेते हैं। तो पाई का मान 3.14, √2 का मान हो जाएगा 1.414 और बटे में 6। जब इसको हल करेंगे तो मिलेगा 0.74 और पहले की तरह संकुलन दक्षता निकालेंगे तो फॉर्मूला फिर से वही रहेगा। तो अब ये वैल्यू यहाँ चेंज कर देंगे हम 0.74 इंटू 100, तो आंसर आएगा हमारा 74%। तो हम कह सकते हैं कि FCC में संकुलन दक्षता हो जाएगी 74%। तो FCC में रिक्त कितना आ जाएगा, 100 में से घटा देंगे हम 74, तो हमको मिल जाएगा 26%। ये FCC यूनिट सेल के लिए हमने संकुलन दक्षता निकाली। उसी फॉर्मेट का उपयोग करते हुए, थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए, और हमें जो वैल्यू मिलेगी इसमें वो मिलेगी 74% और रिक्ति हो जाएगी उसमें 100 में से घटा के 26%। अभी जितना ही हमने संकुलन दक्षता के बारे में पढ़ा, ज़रा उसको हम समराइज कर लेते हैं। ध्यान दें जरा, समरी। देखिए, घनीय तंत्र, घनीय तंत्र, और एक कॉलम और बना लेते हैं, संकुलन, संकुलन प्रभाज। नेक्स्ट कॉलम में संकुलन दक्षता, संकुलन दक्षता, और एक और बना लेते हैं रिक्त, रिक्त यानी वाइड्स। तो देखिए, तीनों प्रकार के घनी तंत्रों में सभी का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा था साधारण, साधारण घनीय, जिसके लिए संकुलन प्रभाज हमने निकाला था 0.52। संकुलन दक्षता हो जाएगी इसकी 52%। तो अगर हम 100 में से घटा देते हैं तो रिक्ति निकल के आती है 48%। दूसरे प्रकार का तंत्र आपने पढ़ा BCC, जिसमें संकुलन प्रभाज आता है 0.68। तो संकुलन दक्षता हो जाएगी 68% और रिक्ति हो जाएगी 100 में से घटा देंगे तो आएगी 32%। और तीसरा है FCC, जिसमें संकुलन प्रभाज हमको प्राप्त हुआ था 0.74। 100 का गुणा करने पर संकुलन दक्षता वहाँ मिली थी 74%, तो रिक्त हो जाएगा वहाँ पर 26%। अब यदि हम इस टेबल में Z की वैल्यू को रखते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ बगल में छोटा सा कॉलम बना लेते हैं। Z प्रति इकाई सेल में कणों की संख्या, अथवा इसी को हम कहते हैं रैंक ऑफ यूनिट सेल। तो साधारण घनी के लिए 1, इसके बाद बॉडी सेंटर्ड के लिए 2 और फेस सेंटर्ड के लिए हो जाती है 4। तो आप समझ पाएंगे कि जैसे जैसे इकाई सेल में कणों की संख्या बढ़ रही है, उसकी संकुलन दक्षता भी बढ़ती चली जा रही है और उसमें रिक्तियों की संख्या लगातार घट रही है। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपको समझने के लिए, याद रखने के लिए, कि जैसे जैसे Z की वैल्यू बढ़ेगी, यानी घनी तंत्र में कणों की संख्या में वृद्धि होगी, वैसे वैसे उसकी पैकिंग एफिशिएंसी यानी संकुलन दक्षता के मान में वृद्धि होती जाएगी। और एक बात ध्यान रखेंगे, जिस पैकिंग की, जिस घनीय तंत्र की संकुलन दक्षता जितनी ज़्यादा होगी, वह उतना ही बेहतर ठोस माना जाएगा
किस दृष्टिकोण से? पैकिंग के दृष्टिकोण से, क्योंकि उसमें रिक्त स्थान उतना ही कम होगा। ठीक, तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, और इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।